तो ब्रिटिश क्राउन आप लोगों का कौन था उस समय? तो ब्रिटिश क्राउन आप लोगों की क्वीन विक्टोरिया हो गई है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया है। और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन होगा? तो मुगल बादशाह आप लोगों का बहादुर शाह जफर, मुगल एम्परर। तो बहादुर शाह जफर होंगे आप लोगों के उस समय। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लास्ट जो आप लोगों के आर्मी चीफ या सेनापति होंगे उनका नाम क्या होगा? तो उनका नाम होगा बकत खान। और यही दोनों पर्सन दिल्ली से 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय में हु वाज द ब्रिटिश चीफ एट दैट टाइम, ठीक है। 1857 में जो ब्रिटिश आर्मी चीफ होगा वो कौन होगा? ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम था जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन। बट जैसे ही आप लोगों का रिवोल्ट स्टार्ट होगा उस समय ये पर्सन नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बिफोर रिवोल्ट, तो आप लोगों ने याद रखना है जॉर्ज एनिसन। और प्रेजेंट, ठीक है, जैसे ही आप लोगों का विद्रोह होगा एट द रिवोल्ट या रिवोल्ट के समय, विद्रोह के समय जो होगा आर्मी चीफ उसका नाम होगा कॉलिन कैंपवेल, कॉलिन कैंपवेल। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो ये इतने सी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1857 की क्रांति घटने के बाद कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं। जैसे आप लोगों की इंपॉर्टेंट बुक है 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है, ओके। इसके बाद है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। तो वीडी सावरकर के बारे में आप लोग जानते हैं कौन थे ये? तो वीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। इसके बाद है आप लोगों की एक और बुक का नाम याद रखिए, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रेविलियन ऑफ 1857। हिंदी में भी ऐसे ही लिखी जाएंगी, तो इनकी कोई हिंदी नहीं होगी। आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी ये, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी के द्वारा, दादा भाई नरोजी के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेन रीजन क्या माना जाता है आप लोगों को? मेन रीजन यही माना गया कि भारतीय जो आप लोगों के थे सैनिक, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना किया था, ठीक है। तो ये कुछ एक रीजन थे जो आप लोगों के, ऐसे कुछ रीजन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने याद रखने हैं इसके कुछ पॉलिटिकल रीजन भी थे जिसके कारण आप लोगों की 1857 की क्रांति हुई थी, ओके। जो प्राथमिक रीजन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और जो आप लोगों के पॉलिटिकल रीजन थे वो क्या होंगे आप लोगों के? मेन रीजन आप लोगों का था जो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे होगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति लाई गई थी जो थी विस्तारवादी नीति। विस्तार, इससे पहले जानिए कि 1848 से लेके 1856 तक आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी भारत में रहेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी जो आप लोगों का होगा, इसके द्वारा एक नीति लाई गई थी विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति का मतलब आप लोगों का ये था कि इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा
राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाना था, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा इसी पर्सन को भेजा गया था। एक काफी इंटेलिजेंट पर्सन था, लॉर्ड डलहौजी था। इसके द्वारा क्या किया गया, इससे जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा इसने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश शासन में भारत के राज्यों को शामिल किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। 1848 में पंजाब के जो आखिरी शासक थे जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह के ऊपर ये पर्सन क्या करेगा, अटैक करेगा और पंजाब के ऊपर अधिकार करेगा। ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह को ये पर्सन क्या करेगा, अपना पेंशनर बनाएगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स का पेंशनर बनाकर लाया जाएगा महाराजा रणजीत सिंह को, और इनको कहाँ भेज दिया जाएगा, लंदन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, लंदन में भेज दिया जाएगा। और यहीं पे 1849 में जो आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह होंगे, इनके द्वारा कोहिनूर का जो हीरा होगा, कोहिनूर जो आप लोगों का डायमंड होगा, उसको गिफ्ट के रूप में दिलवा दिया जाता है। किसको, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, सॉरी, क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोहिनूर का हीरा या कोहिनूर का डायमंड जो है भारत में अंतिम समय में किस शासक के पास रहा था, तो पंजाब के आखिरी शासक थे जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह। इनके द्वारा 1849 में कोहिनूर का हीरा गिफ्ट के रूप में, भेंट के रूप में महारानी विक्टोरिया को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महाराजा दलीप सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन थे ये पर्सन, ये महाराजा रणजीत सिंह के वंशज थे। ठीक है, और आखिरी उत्तराधिकारी थे। और इसके बाद जो आप लोगों के डलहौजी थे, इनके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लगाई गई थी। तो हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वाली नीति थी, इससे भी काफी लोग परेशान हुए थे। ठीक है, तो इस नीति के अनुसार इन्होंने काफी जो राज्य होंगे उनको अपने ब्रिटिश शासन में मनाया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर कौन कौन से राज्य सबसे पहले आए थे, तो याद रखना आप लोगों ने, ऐसे लिख लीजिए। ए और लास्ट में के। ठीक है, सीक्वेंस को याद करके रख लेना। सबसे पहले जो हड़प की नीति के अंदर सबसे पहले जो राज्य आप लोगों का आया था वो सतारा था। और उसके बाद आप लोगों का संबलपुर, एग्जैक्ट है वो ये वाले हैं। ठीक है, किताबों में अलग अलग मिलेंगे बट ये एग्जैक्ट है। संबलपुर और फिर आप लोगों का जयपुर, ये एक ही समय में इकट्ठे शामिल किए गए थे। इनको आप लोग सीक्वेंस में इसी तरह रखेंगे। इसके बाद बी से आप लोगों का भगाट होगा, यू से आप लोगों का उदयपुर, जे से आप लोगों का झांसी, तो इसका सीक्वेंस पूछा जाता है तो ध्यान रखना। एन से तो आप लोगों का नागपुर, और ए से आप लोगों का अवध, और के से आप लोगों का कराली। कराली को इसलिए अलग लिखा है, आप लोगों को पता होगा क्यों लिखा है कराली को अलग। इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे जगह नहीं थी, कराली को इसीलिए लिखा कि जो आप लोगों का कराली था, जब 1857 की क्रांति होगी तो इस क्रांति के कारण या इस विद्रोह के कारण जो आप लोगों का कराली था, इसको हड़पा नहीं गया था। ठीक है, और कराली को इन्होंने छोड़ दिया था। बट ऑप्शन में अगर आप लोगों को दिखे कराली, तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक करना है कि इसके ऊपर इन्होंने हड़पा तो था बट इसको छोड़ भी दिया था साथ साथ ही, बट बाकियों को अपने अधीन ही रखा था। पहला प्रांत आप लोगों ने याद रखना है कौन सा है, पहला प्रांत आप लोगों का सतारा है। आखिरी प्रांत पूछा जाए तो आप लोगों का अवध है। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रांत था जिसको नहीं हड़पा गया था, तो कराली को याद रखना। ठीक है, पहला सतारा, लास्ट में अवध, और फिर कराली आप लोगों का। ठीक है, सबसे ज्यादा बवाद कहाँ पे हुआ था, सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ था वो हुआ था आप लोगों का अवध के ऊपर। तो 1857 में, सॉरी 1856 में इनके एक नवाब हुआ करते थे, अवध का नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली। वाजिद अली होगा, वाजिद अली के ऊपर जो आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी होगा, वो ये कह देगा कि इसके ऊपर आरोप लगाएगा किस चीज का, कुशासन का, कि आप लोगों की जो जनता है वो आपसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है,
आपके राज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, तो हम आपके ऊपर हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ था इनकी जनता में, क्योंकि जो बाजिद अली था, सबसे पहले इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि कुशासन, मतलब ये तो बहुत अच्छे ढंग से अपने शासन को चला रहा था, बट अवध उस समय काफी रिच हुआ करता था अपने समय का, तो इसका मेन टारगेट यही था कि हम अवध को भी अपना लें। तो जो इनका मेन पर्सन था, जो यहाँ का शासक था, जिसका नाम था बाजिद अली, इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया जाएगा और इस पर्सन को क्या कर लिया जाएगा, इस पर्सन को मार दिया जाएगा या इस पर्सन की हत्या करवा दी जाएगी। ठीक है, तो 1856 में जो इसकी वाइफ थी, तो उसको याद रखना आप लोगों ने। 1857 में इसकी जो वाइफ होगी, जिसका नाम होगा बेगम हजरत। बेगम हजरत जो होगी वो करेगी लीड अवध के लिए। कहाँ से करेगी? लखनऊ से। ठीक है, तो लखनऊ से इसकी पत्नी जो होगी बेगम हजरत, ये क्या करेगी, इसका बेटा जो अभी 2 साल का ही होगा, जिसका नाम होगा बिरजिस कादिर, इसको अवध का नवाब घोषित कर देती है। कहाँ से? लखनऊ में, क्योंकि जब इसकी हत्या करवा दी जाती है, इसकी जो वाइफ होगी वो भाग जाती है। कहाँ पे? लखनऊ में। और लखनऊ से ही 1857 में इस क्रांति का आगाज करेगी और इस क्रांति के अंदर ही वो कहेगी कि विरजिस कादिर जो मेरे पति वाजिद अली और मेरा बेटा है, वो आज से अवध का नवाब होगा। ठीक है, बट जब इसके ऊपर अटैक होता है, ये भी भाग जाती है वहां से नेपाल की तरफ। ठीक है, इससे इतना ही है आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों के पॉलिटिकल रीजन थे, वो यही थे। पहला मैंने आप लोगों को बताया कि 1848 से 56 तक रहा था। इसकी जो विस्तारवादी नीति थी, जो आप लोगों की पंजाब के ऊपर भी पड़ी थी, महाराजा दलदीप सिंह के साथ इनका एक युद्ध हुआ था, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। तो कोहिनूर का डायमंड दिया जाता है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप लोगों की 17, संबलपुर, जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। पहला 17, लास्ट अवध, और जो हड़पा नहीं गया था उसका नाम था कराली। ठीक है, अवध के सबसे ज्यादा जो इसका आक्रोश फैला था वो एक ही जगह पे फैला था, अवध में, क्योंकि अवध का जो वहां का नवाब था, जिसका नाम था वाजिद अली, इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया जाएगा आप लोगों के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और हत्या करवा दी जाएगी। इसके कारण आक्रोश आएगा 1857 में। बेगम हजरत जो कि 1857 की क्रांति को लखनऊ से लीड करेगी और अपने बेटे बिरजिस कादिर को क्या करेगी, यहाँ का नवाब घोषित करेगी। ये इसके कुछ पॉलिटिकल रीजन थे। इसके बाद इसके आते हैं कुछ सोशल रीजन। तो सोशल रीजन क्या थे आप लोगों के? सोशल रीजन सबसे पहला ये था, 1856 में जो आप लोगों के लॉर्ड डलहौजी होंगे, इनके द्वारा एक बिल पेश किया जाता है और उस बिल का नाम था विडो रीमैरिज बिल। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये बिल लाया गया था, बट इसने पास नहीं करवाया था, पास नहीं करवाया था इसका। तो जो आप लोगों के लोग थे, भारतीय लोग, इन्होंने सिंपल सी बात कही अंग्रेजों को कि भाई साहब, आप लोग हमारा सामाजिक रूप से शोषण किया, आप लोगों ने हमारा राजनीतिक, सॉरी, सामाजिक रूप से किया, आप लोगों ने राजनीतिक रूप से हमारा शोषण किया, बट अब आप लोग क्या कर रहे हो, हमारे रीति रिवाजों के बीच में दखल देना शुरू कर रहे हो। तो रीति रिवाजों के बीच में अगर आप लोग हमारे दखल देंगे तो हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक रीजन बना था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे सोशल रीजन क्या था, तो मेन इनका विडो रीमैरिज बिल था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में विडो रीमैरिज बिल किसके द्वारा पेश किया गया था, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी 1856 में ही बिल को पेश करने के बाद वापस चला गया था लंदन में। बट इस बिल को पास किसने करवाया था? ये जो बिल आप लोगों का था, ये पास हुआ था किसके द्वारा? 1856 में ही लॉर्ड, कौन होंगे आप लोगों के, तो उनका नाम याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने इस बिल को भारत में पास करवाया था। ठीक है, इसके फेवर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो विडो रीमैरिज बिल था, इसके फेवर में कौन सा भारतीय था? तो एक ही भारतीय आप लोगों के इंपॉर्टेंट पर्सन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये याद रखना आप लोगों ने इस पर्सन का नाम। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से याद आया मुझे। एक तो विडो रीमैरिज बिल हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखना, और इसके बाद वुमेन एजुकेशन।
वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज बिल में विडो रीमैरिज बिल नहीं, बिल तो आप लोग का ये फेवर कर रहा था पर्सन, बट विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन में भारतीय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस पर्सन का प्ले किया गया है, या किस पर्सन ने सबसे ज्यादा इसमें हिस्सा लिया था? तो आप लोगों ने एक पर्सन का नाम याद रखना है, उनका नाम होगा धंधु केशव कुर्वे। धंधु केशव कुर्वे, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कभी क्वेश्चन आए तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और धंधु केशव कुर्वे को भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी याद रखना। भारत रत्न इसी के लिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह और आप लोगों के वुमेन एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रोल प्ले किया था। तो ये पर्सन आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को कंपेयर नहीं करना है राजा राम मोहन राय के साथ। राजा राम मोहन राय तो आप लोगों को पता है कब मर गए थे, 1835 में, ठीक है। कई बार आप लोग इसको कंपेयर कर देते हो राजा राम मोहन राय के साथ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का होगा, ये हो गया सोशल रीजन। रिलीजियस रीजन भी जान लीजिए, छोटी सी स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। रिलीजियस रीजन आप लोगों का क्या होगा, जब भारत में 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसमें अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, ईसाई मिशनरीज को भारत में भेजा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में ईसाई मिशनरीज भारत में आए थे। तो ये था आप लोगों का 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। और ये जो आप लोगों का चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म का प्रचार काफी तेजी से किया और अपने धर्म में काफी लोगों को मिला लिया। और ईसाई धर्म बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्यों लोग जो थे आप लोगों के वो ईसाई बन रहे थे, क्योंकि जो आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी था, इन्होंने जो नियम बनाए थे, उन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि जो भी पर्सन हमारे ईसाई धर्म को अपनाएगा उसको क्या किया जाएगा, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, और उसके ऊपर किसी भी तरह के जो भी लगान होंगे, जो भी टैक्स होंगे, उनको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ में उसकी हम आर्थिक रूप से या इकोनॉमिक रूप से आपकी हेल्प भी करेंगे। और जो पर्सन इस चीज को नहीं मानेगा, ना तो उसको गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, टैक्स भी दोगुना दिया देना पड़ेगा, और कोई आप लोगों को आर्थिक मदद भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यही आप लोगों के कुछ एक रीजन माने गए थे, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये मेन रीजन बना था आप लोगों का भारत में, ठीक है। तो ईसाई मिशनरीज आप लोगों के क्या हुए, आप लोगों के धार्मिक रीजन बना था, ओके। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आप लोगों के दो पर्सन थे जिनका नाम था रणोजी बापू और आप लोगों के अजीमुल्ला खान, दोनों गए थे लंदन में, किस चीज के लिए, नाना साहिब की पेंशन के लिए। और ये दोनों कहाँ रहते थे, नाना साहिब के दरबार में रहते थे। और इन्होंने कहा कि हम 31 मई 1857 को एक विद्रोह शुरू करेंगे, लेकिन ये जो विद्रोह था आप लोगों का किसी कारणवश पहले ही शुरू हो गया, जो इसके कुछ कारण बने थे। तो तत्काल रीजन भी बने थे इसके, तत्काल रीजन क्या थे, रीसेंट रीजन क्या थे, ये पूछा जा सकता है। तो रीसेंट रीजन तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। रीसेंट रीजन यही थे कि जो आप लोगों को जो 1857 से पहले जितनी भी भारतीय सैनिकों को या भारतीय ब्रिटिश सैनिकों को जितनी भी बंदूकें दी जाती थी, वो सारी किससे बनी होती थी, वुडन राइफल। वो सब क्या थी, आप लोगों की वुडन राइफल थी। बट 1857 में क्या हुआ कि वुडन राइफल की जगह इनको दिए जाने लग पड़ी आयरन राइफल, मतलब लोहे लोहे की राइफल दी जाने लगी। जिनका नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोहे की राइफल थी उनका क्या नाम था। उनको नाम दिया गया इनफील्ड राइफल, वो थी आप लोगों की इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को चलाने के लिए जो भी आप लोगों को कारतूस चलाने पड़ते थे, उनमें क्या होता था, एक खोल मतलब कार्ट्रेज होता था। उस कार्ट्रेज को अपने मुंह से खोलना पड़ता था, छीलना पड़ता था, और उस कार्ट्रेज के ऊपर सुअर और आप लोगों की गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। इस बात का पता जब आप लोगों के सैनिकों को पता चला, तो उनको ये बात जब पता चली, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1857 की घटना जो सबसे पहले हुई थी आप लोगों की, वो कब हुई थी, तो याद रखना 29 मार्च को। 29 मार्च 1857 में एक पर्सन था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, वो कौन सी बटालियन से था, तो याद रखना 34वीं 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, पैदल टुकड़ी जिसे कहते हैं। इसका एक सैनिक हुआ करता था, और इस पर्सन के द्वारा
सबसे पहले इस राइफल के खोल का प्रयोग करना मना किया था कि मैं नहीं इसका प्रयोग करूंगा। और इसने कहां पे किया था इसका विरोध? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर की जो छावनी होगी यहाँ पे इस पर्सन के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है बैरकपुर छावनी में इसी का एक लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बोग। तो लेफ्टिनेंट वोग ने इसको कहा कि आपको इसको प्रयोग करना पड़ेगा, बट मंगल पांडे जो आप लोगों का होगा वो इसको बार बार मना करता रहा। और बाद में मंगल पांडे को जब इसके ऊपर गुस्सा आया तो मंगल पांडे ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, या मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जो आप लोगों का भोग होगा इसकी हत्या कर दी। और ठीक 29 मार्च 1857 के बाद, ठीक कुछ दिन के बाद, जैसे ही आप लोगों का 8 अप्रैल आएगा, 8 अप्रैल 1857 में जो आप लोगों के मंगल पांडे होंगे इनको फांसी दे दी जाएगी। तो मंगल पांडे की स्टोरी बस इतनी सी है। 29 मार्च 1857, 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी, लेफ्टिनेंट वॉक को गोली मारकर हत्या। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी दे दी जाती है फांसी। इसके बाद 8 अप्रैल के बाद ये जो बात थी ये छुपी नहीं रही। मेरठ में फिर से यहाँ पे कुछ होगा काम कि 24 अप्रैल जब आप लोगों का आएगा 1857 का, तो मेरठ जो आप लोगों का यूपी में होगा, यहाँ पे मेरठ कैंट में 99 सोल्जर संख्या पूछी जाती है। मेरठ के कितने सोल्जर होंगे? तो याद रखना 99 सोल्जर्स के द्वारा इन्हीं कारतूसों का प्रयोग करने के लिए क्या किया गया, मना कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने भी मना कर दिया। और इन सब 99 सोल्जर को कहाँ डाल दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो आप लोगों के 85 सोल्जर होंगे उनको उम्र कैद की सजा। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो आप लोगों के 85 सोल्जर होंगे, जब इस बात का पता चलता है इनके बाकी दोस्तों को, तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 की शाम को एक पर्सन होगा जिसका नाम होगा कदम सिंह। कदम सिंह के नेतृत्व में सब सैनिक इकट्ठे होंगे और इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी अधिकारी होंगे उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, मतलब उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये चल पड़ेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों के 85 सैनिक जो इनके भाई बंधु होंगे उनको कैद किया जाएगा, कैद किया होगा वहां पे। ठीक है, और उसके बाद इन 85 बंधुओं को या 85 अपने फ्रेंड्स को या अपने सैनिकों को छुड़ा लिया जाता है। और ये पर्सन किस किस तरफ चल पड़ते हैं? दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जाके ये कहाँ पे जाएंगे? लाल किले में। ठीक है, तो 11 मई 1857 में ये जो पर्सन होंगे ये पहुंच जाएंगे रेड फोर्ट में। और रेड फोर्ट में जो आप लोगों का मुगल बादशाह होगा जिसका नाम होगा बहादुर शाह जफर, इसी पर्सन को अगले ही दिन 12 मई 1857 में ये अपना क्या मान लेंगे, अपना क्या बोल सकते हैं इसको, लीडर। ठीक है, 11 मई 1857 को इन्होंने जब रेड फोर्ट पे पहुंचे और बहादुर शाह जफर को कहा कि आज से आप हमारे क्या होगे, लीडर, और आप हमारी ओर से 1857 की क्रांति को क्या करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, इनके साथ कौन होगा? बहादुर शाह जफर के साथ इनका आर्मी चीफ जिसका नाम होगा बकत खान। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी झांसी की रानी जो अभी बनी थी, मणिकर्णिका कौन सी थी वो, तो उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि अगले ही दिन जब इस बात का पता चलता है ब्रिटिशर्स को, तो बहादुर शाह जफर को 12 मई 1857 को क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है बाई ब्रिटिशर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बहादुर शाह जफर होंगे इनको अरेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखना दो पर्सन का नाम, लेफ्टिनेंट निकलसन और एक होंगे आप लोगों के लेफ्टिनेंट हडसन। इन दोनों के द्वारा यहाँ के जो लीडर्स होंगे बहादुर शाह जफर, इनको कैद कर दिया जाएगा और 1857 की क्रांति का दिल्ली में दमन कर दिया जाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन यही कि अरेस्ट कौन करते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन या बंद कौन करवाएगा, इसको खत्म कौन करेगा। ये दोनों पर्सन का नाम याद रखना, वाई लेफ्टिनेंट निकलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आप लोगों के बहादुर शाह जफर हैं इनको इन दोनों सेना, इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कहाँ से अरेस्ट किया जाता है, तो याद रखना
दिल्ली में जो आप लोगों का हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा, वहां से इसको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कुछ समय के बाद 19 सितंबर 1857 को आप लोगों के जो बहादुर शाह जफर होंगे, इनको भेज दिया जाएगा बर्मा, रंगून में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और घोषित किया जाएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य जो होगा इसका अंत कर दिया जाता है, और इसके बाद जितने भी इसके उत्तराधिकारी होंगे उनकी हत्या करवा दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और घोषणा की गई थी कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि विक्टोरिया का शासन होगा। ओके, और भारत में एक घोषणा पत्र आप लोगों का आएगा, जो आप लोगों का घोषणा पत्र होगा 1858 भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही ये कहा जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य खत्म, ईस्ट इंडिया शासन खत्म, और क्वीन विक्टोरिया का रूल स्टार्ट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 भारत शासन अधिनियम का जो घोषणा पत्र है, ये इसके किस नाम से जानते हैं, तो यही आपका कहलाता है भारत का घोषणा पत्र। और ये जो भारत का घोषणा पत्र है आप लोगों का, इसको कहाँ पे पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो आप लोग जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही है यहाँ पे अब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि भारत में घोषणा की जाती है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखनी है कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लेस पे किसके द्वारा आप लोगों का कौन से प्लेस पे किसके द्वारा कौन रिवॉल्ट किया गया था, और इस रिवॉल्ट को किसने नियंत्रण किया था, कंट्रोल किया था। ठीक है, तो टोटल 12 पर्सन थे आप लोगों के, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्रोह की अंतिम घटना कब हुई थी, तो विद्रोह की अंतिम घटना 18 अप्रैल 1859 1859 में तांत्या टोपे की जब तांत्या टोपे को जब फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को मराठाओं का चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, तो कल हम साथ में पढ़ेंगे आप लोगों का मराठाओं का चैप्टर। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का मराठा चैप्टर है वो औरंगजेब का है, और इससे ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आप लोग सारे पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, सारा कुछ होगा आप लोगों का। फिर आप लोगों का शाहू इनका जो 1707 वाला है वो भी पर्सन आएगा, बाजीराव भी आएगा आप लोगों का, और उसके साथ साथ जो मैंने आप लोगों को बैटल ऑफ पानीपत बताई थी वो भी मैं सारा कवर कर दूंगा। तो फिर हमारा 1857 से आगे बढ़ने का बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसी में ही आप लोगों की राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट भी हुई थी, क्योंकि इसमें आप लोगों का वो डेक्लाइन भी हुआ था मुगल्स का। ठीक है, तो ये सारा हम पीछे ही कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हम कल पढ़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, बाकी जो आप लोगों का होगा 1707 के बाद जो इम्पोर्टेंट पर्सन आएंगे वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे। जो आप लोगों के नादिर शाह के आक्रमण हुए थे, जो मैंने बीच में नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को, जो 1739 में हुआ था। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण, जो आप लोगों का दुर्रानी वंश का होगा। तो जितना आप लोगों का 1707 से लेकर 1857 तक का पीरियड बचा है, वो उसकी टोटल आप लोगों की आई थिंक 6 या 7 क्लासेस होंगी, 6 या 7। ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत भी होगी आप लोगों की। तो लास्ट जो होगी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो आप लोगों की आई थिंक 1761 में होगी। ठीक है, उसके बाद एंग्लो मैसूर वार भी हो गई आप लोगों की। सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं आप लोगों की। और मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों का इसमें होगा सिख धर्म के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, कि जो टोटल आप लोगों के 10 सिख गुरु होंगे वो सारे क्या होंगे। हो सकता है इसके ऊपर 4 या 5 दिन ना लगे, 1 हफ्ता लग सकता है। ठीक है, 1 हफ्ता एटलीस्ट आप लोगों का, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिखों की मिसलें भी होंगी इसमें आप लोगों की। फिर आप लोगों की इसमें आप लोगों के वॉइस राइज भी आए जाएंगे। ठीक है, वो भी कर लेंगे, तो इसको कंप्लीट ही करेंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में नहीं करवा दूंगा। इसके ऊपर 10-12 दिन ही लगाएंगे कम। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों का 1857 के बाद का पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल आप लोगों की 4 बजे भी क्लास होगी, मॉर्निंग में 7 बजे भी होगी। और परसों से मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा कि मॉर्निंग में होगी कि इवनिंग में होगी, मैम से पूछ लूँगा जैसे वो कहेंगे,
फिर उसके हिसाब से आप लोग कर लेना क्लास अटेंड। जो स्टूडेंट उस टाइम पे नहीं क्लास ले पाएगा वो प्लीज़ रिकॉर्डेड देख लेना। मैम का नंबर आप लोगों के ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, तो उनसे कोई भी डाउट होगा साइंस का प्लीज़ आप लोग उनसे पूछेंगे अच्छे से, क्योंकि साइंस आप लोगों को कम से कम भी 20-25 मार्क्स की आती है। ठीक है, 20 मार्क्स की आ जाती है आप लोगों को साइंस, चाहे आप HPPSC के हो चाहे आप लोग HPSSB के हो, 20-25 मार्क्स। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए वहाँ से। बाकी कुछ भी समझ नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना, मतलब मेरा नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना। मैम का नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा, काफ़ी एक्सपीरियंस है वो, तो उनको मैसेज करना आप लोगों ने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मैं इसके नोट्स भी अपडेट कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।